गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी मुझे एकदम परफेक्टली सुन पा रहे होंगे। मेरा वीडियो आप सभी को क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। दोनों चीज़ें परफेक्ट हैं तो मुझे एक बार वाई टाइप करके दे दीजिए प्लीज़। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज का एडिटोरियल और सुपर मॉक दोनों ही हैवी था, काफ़ी हैवी था। चलो बहुत बढ़िया, शुरुआत करते हैं। देखिए आज का जो प्रैक्टिस सेशन 4 मैंने रखा है, इसमें रोज़ की तरह प्रैक्टिस नहीं है। इसमें मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने जा रहा हूं जो जनरली पूरे के पूरे आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन उनके पार्ट्स जो है आपको एग्जामिनेशन में अलग अलग फॉर्म्स में दिखाई देते हैं। ठीक है, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये इनका जो लेना देना है वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स से लेना देना है। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के जुड़े हुए ये कॉन्सेप्ट्स हैं और इनको लेकर एग्जामिनेशन में कुछ सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो सुपर मॉक्स में भी हमारे सामने कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस टकरा जाते हैं जो हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होता है। मैंने आपसे कहा भी था कि ये पूरा चैप्टर पढ़ाने का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे बैंकिंग एग्जाम में जो पूछा जाता है उसको मैं यहां पर कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए जो आपकी वर्ब्स होती हैं, बहुत ध्यान से सुनना, पहले बेसिक बना रहा हूं। जो आपकी वर्ब्स होती हैं दो तरीके की होती हैं। एक वर्ब्स होती है आपकी फाइनाइट वर्ब्स। कौन सी वर्ब्स? फाइनाइट वर्ब्स। और एक वर्ब्स होती हैं आपकी इनफाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे सर हमने तो बचपन से वर्ब ही शब्द सुना था, अब आप हमें बता रहे हो कि एक फाइनाइट होती है एक इनफाइनाइट होती है। तो देखो मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, जो आपने बचपन से शब्द सुना हुआ है कि ये वर्ब वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, वर्ब जो है पहली फॉर्म होती है, दूसरी फॉर्म होती है, तीसरी फॉर्म होती है इसके बाद थर्ड फॉर्म आती है, गो वेंट गॉन वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। तो जब भी आपने पास्ट में वर्ब चैप्टर पढ़ा है तो वाकई में आपने जो चैप्टर पढ़ा है वो पढ़ा है फाइनाइट वर्ब्स। कौन सा पढ़ा है? फाइनाइट वर्ब्स। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको कहूं तो फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो टेंस की 12 फॉर्म्स में और पैसिव की एक फॉर्म है। पैसिव में तो सिर्फ थर्ड फॉर्म ही आता है, आपको पता है। अगर सही मायनों में देखा जाए तो हम जो पढ़ते हैं, जो बचपन से पढ़ते आए हैं, उनको हम फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। फाइनाइट वर्ब्स का मतलब क्या है? टेंस जो 12 के 12 होते हैं उनमें जो वर्ब्स लगती हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है। इज एम आर प्लस आई एन जी क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो ये जो आई एन जी है, इज एम आर प्लस आई एन जी क्या है? फाइनाइट वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज प्लस थर्ड फॉर्म क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हैज और थर्ड फॉर्म क्या है? फाइनाइट वर्ब है। हैज बिन प्लेइंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो ये हैज बिन प्लेइंग क्या है? फाइनाइट वर्ब्स हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा ये फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। अब सवाल है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को या इनफाइनाइट वर्ब्स को अगर मैं सिंपल शब्दों में डिफाइन करूं तो क्या होती हैं, देखो समझो। इनका जो फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू से क्या मतलब है? फेस वैल्यू से मतलब है इनकी जो शक्ल है, दिखने में ये कैसी होती है? दिखने में ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जैसी होती हैं। ठीक है, इनकी शक्ल जो है वो कैसी होती है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म जैसी होती है। लेकिन इनका जो रोल होता है सेंटेंस में वो वर्ब का ना होकर या तो एडजेक्टिव का होता है या फिर नाउन का होता है। किसका होता है? या तो इनका रोल एडजेक्टिव का रोल होता है या फिर इनका रोल नाउन का रोल होता है। ऐसे वर्ड्स जो दिखने में वर्ब जैसे मालूम पड़ते हैं लेकिन जब रोल प्ले करते हैं तो वो रोल या तो एडवर्ब एडजेक्टिव का होता है या फिर नाउन का होता है। ऐसे वर्ब्स को इनफाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। सिंपल भाषा में देखें तो जो कई रोल्स प्ले करती हैं उनको इनफाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने। सपोज करिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे हैव गॉन
for a charity event. They have gone for the charity event. मैंने कहा the gone man was never seen again. अब देखो मैंने यहां पर दो सेंटेंसेस लिखे हैं. अब देखो दोनों ही सेंटेंसेस में आपको एक वर्ब दिखाई दे रहा है. वर्ब क्या है? गॉन है. हाँ है ना? अगर आपने वर्ब्स पढ़े हैं तो आप जानते हैं वर्ब का पहला फॉर्म गो होता है, वर्ब का पहला फॉर्म गो होता है, वर्ब का दूसरा फॉर्म वेंट होता है और वर्ब का तीसरा फॉर्म गॉन होता है. तो आप देखेंगे तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में जो गॉन है उसकी फेस वैल्यू क्या है? उसकी फेस वैल्यू वर्ब वाली है. यानी ये फेस पे दिखने में कैसा है? वर्ब जैसा है. लेकिन इसमें इसका रोल जो है वो दोनों में वर्ब जैसा नहीं है. कैसे? जैसे देखो यहां पर हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगा है. हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगता है तो क्या आता है? क्या बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट बनता है. तो आ गया ना ये 12 टेंसेज में से एक. तो ये 12 टेंसेज में से एक है तो ये आप इसको क्या बोलोगे? गॉन आपका यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है. ये आप समझ पाए इस सेंटेंस का इस्तेमाल देखकर. लेकिन जब आप इस दूसरे सेंटेंस में जाओगे तो आपको, अगर आपने 12 के 12 टेंसेस पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि थर्ड फॉर्म जो है कभी हैज हैव हैड के बिना आता नहीं है. हैज हैव हैड यहां लगा हुआ नहीं है. तो इससे ये पता चलता है कि ये फाइनाइट वर्ब तो नहीं है. अब फाइनाइट वर्ब नहीं है तो क्या होगा? आप देखिए मैन यहां पर क्या है? नाउन है. कैसा मैन है? ये गॉन मैन है जो जा चुका है. तो ये जो गॉन वर्ड है इस नाउन के बारे में बता रहा है. ये क्या है? एडजेक्टिव है. अब इस गॉन शब्द की शक्ल तो वर्ब जैसी है, शक्ल इसकी वर्ब जैसी है, लेकिन इसका जो रोल है वो रोल किसका है? एडजेक्टिव का है. और इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इसको नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे. वर्ब जैसा दिखता है लेकिन वर्ब जैसा काम नहीं करता. ये हमारी डेफिनेशन है नॉन फाइनाइट वर्ब्स की. अगर आपको क्लियर है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है, अगर आपको ये क्लियर है तो एक बार मुझे CL टाइप करके दीजिए. फिर मैं धीरे धीरे आपकी गाड़ी आगे बढ़ाता हूं और एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आप सुपरमॉक्स में देख रहे हैं हाल फिलहाल में उनको टैकल करवाता हूं. क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया. अब देखो आपको क्या समझना है कि जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं ये कितने तरीके की होती हैं. सबसे पहला तरीका है जीरेंड. जीरेंड क्या होता है? जीरेंड का मतलब है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जैसा दिखता है और ये सेंटेंस में जो काम करता है वो काम करता है नाउन का. किसका काम करता है? नाउन का. दूसरा जो टाइप होता है उसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव. क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव कैसा होता है? टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म लगा होता है. इसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव. ये अलग अलग रोल प्ले करता है. तीसरा होता है पार्टिसिपल. क्या होता है? पार्टिसिपल. ये जो पार्टिसिपल होते हैं ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं. किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह. पार्टिसिपल का मतलब कुछ नहीं है. पार्टिसिपल का मतलब है वो एडजेक्टिव जिनकी शक्ल वर्ब जैसी है. अब ये जो पार्टिसिपल है आपको ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING में मिल जाएगा. पार्टिसिपल आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म में मिल जाएगा और पार्टिसिपल जो है आपको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी मिल जाएगा. ये हमारे 3 तरीके के पार्टिसिपल होते हैं. इनको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल और इसको कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल. तो हमें यह समझना है कि इस तरीके के हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं. दीज आर द टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स. शुरुआत सबसे पहले जीरेंड से करते हैं. देखो जीरेंड के लिए हमें क्या समझना है. देखो मैं 3 सेंटेंस लिख रहा हूं, आपको क्लियर पता चलेगा कहां पर हम जीरेंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहां पर वर्ब का. सपोज करिए मैंने कहा ही इज स्विमिंग. ही इज स्विमिंग. मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा द स्विमिंग मैन
was seen from the window। तीसरा मैंने लिखा स्विमिंग reduces heart। ठीक है, यहां पर मैंने ये 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। ये तीनों सेंटेंसेस बेसिकली आपको ये बताएंगे कि यहां पर जो मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं स्विमिंग, ये कैसे अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। जैसे आप पहले सेंटेंस में जाइए, क्या लिखा है आईएनजी, पहले क्या लिखा है इज। ये स्ट्रक्चर आपको देखकर समझ में आ गया होगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब यहां पर जो आईएनजी है वाकई में फाइनाइट वर्ब का काम कर रहा है, जो वर्ब हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरे सेंटेंस में जब हम देखें तो हमें पता है पहले इज एम आर कुछ नहीं है, और इज एम आर नहीं होगा तो ये वर्ब नहीं होगा। दूसरा हमें पता है कि जो मैन है इसके बारे में ये शब्द बता रहा है। मैन क्या है, नाउन है, तो ये स्विमिंग क्या हो गया, ये स्विमिंग आपका हो गया एडजेक्टिव। क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो यहां पर ये जो स्विमिंग वर्ड है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, तीसरे में आ जाइए, स्विमिंग रिड्यूसेस हार्ट रिस्क। आप जानते हैं कि रिड्यूसेस क्या है, वर्ब है। अगर मैं पूछूं क्या रिड्यूस करता है, रिड्यूस वर्ब किसके लिए लगा हुआ है, तो आप कहेंगे स्विमिंग के लिए लगा हुआ है। याद रखें, वर्ब जिसके लिए लगा होता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, नाउन और प्रोनाउन होते हैं। तो इस केस में ये जो स्विमिंग है वो नाउन है, और नाउन है तो क्या है, ये जीरंड। क्या है, ये जीरंड है, हमें समझना पड़ेगा। तो देखो यहां पर ये जो आईएनजी फॉर्म है ये जीरंड का काम कर रही है, यहां पर ये जो आईएनजी फॉर्म है ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, जिसको हमने अभी पार्टिसिपल के नाम से पढ़ा है। ठीक है, और यहां पर जो आईएनजी काम कर रही है वो वर्ब का काम कर रही है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा burning fossil fuels irrationally have not only polluted our earth but also shorten our lifespan। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, एग्जाम का ही पूछा हुआ सवाल है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स इरेशनली, मतलब फॉसिल फ्यूल्स को बिना लॉजिक के, बिना सोचे समझे जलाने से ना सिर्फ हमारा अर्थ जो है वो पॉल्यूटेड हुआ है, बल्कि हमारा जो लाइफ स्पैन है वो भी कम हो गया है। तो आप देखेंगे सेंटेंस एकदम सही लग रहा है, पढ़ने में एकदम सही लग रहा है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पर आप देखेंगे ये क्रिया है, हैव नॉट ओनली पॉल्यूटेड। पॉल्यूटेड थर्ड फॉर्म है, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर मैं पूछूं किसने पॉल्यूट किया है हमारे अर्थ को, हमारे अर्थ को किसने पॉल्यूट किया, ये जो पॉल्यूट क्रिया है ये आखिर लगी किसके लिए है, क्या फॉसिल फ्यूल्स ने पॉल्यूट किया है। यहां पर मान लीजिए फॉसिल फ्यूल्स रखे हुए हैं, रखे रखे इनका जो है अर्थ पॉल्यूट हो गया, बिना इस्तेमाल करे पॉल्यूट हो गया, नहीं। ये पॉल्यूटेड जो वर्ड है ना, इस फ्यूल्स के लिए नहीं लगा हुआ। पॉल्यूटेड कैसे हुए हैं, पॉल्यूटेड हुए इन फ्यूल्स को जलाकर, बर्निंग से जो है हमारा अर्थ पॉल्यूटेड हुआ है। यानी ये जो पॉल्यूटेड वर्ड है ये बर्निंग के लिए लगा हुआ है, यानी जो क्रिया है वो किसके लिए लगी है, सब्जेक्ट के लिए लगी है। तो इसका मतलब है यहां पर जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, बर्निंग है। और अगर बर्निंग सब्जेक्ट है तो जीरेंड हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, और अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्रिया जो है वो हैव फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, हैज फॉर्म में होनी चाहिए। हमें लिखना चाहिए बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स इरेशनली हैज नॉट ओनली polluted the earth but also shorten our lifespan। ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेगा।
ये क्वेश्चन मैं बार बार करवाता हूं, स्मोकिंग cigarettes cause cancer, smoking chimneys were seen। अब अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप और बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आप देखिए पहले सेंटेंस में स्मोकिंग सिगरेट्स कॉज कैंसर, तो आप जानते हैं सारे के सारे कि कॉज हमारा यहां पर वर्ब है। मैं अगर पूछूं कैंसर किससे कॉज होता है, क्या कॉज करता है, क्या सिगरेट्स कैंसर कॉज करती हैं? सिगरेट्स कहीं रखी हुई हैं क्या कैंसर हो जाएगा? नहीं, सिगरेट्स कॉज नहीं करती, उनको स्मोक करना कॉज करता है। यानी ये जो कॉज वर्ड है ये स्मोकिंग के लिए लगा है, स्मोकिंग जीरेंड है, तो यहां पर कॉजेज होना चाहिए, लिखना चाहिए स्मोकिंग सिगरेट्स कॉजेज कैंसर। क्या होना चाहिए? स्मोकिंग सिगरेट्स कॉजेज कैंसर जो है वो राइट आंसर होना चाहिए। उसी तरह से दूसरे वाले में स्मोकिंग चिमनीज वर सीन, किसको देखा गया? स्मोकिंग को देखा गया, चिमनीज को देखा गया, चिमनीज को देखा गया, तो चिमनीज यहां पर सब्जेक्ट होनी चाहिए। और ये जो वर लिखा है ये एकदम सही लिखा हुआ है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली अगर हम वर्ब को पहचानते हैं तो वर्ब के माध्यम से जो है बड़े आसानी से जो है हम सब्जेक्ट पहचान सकते हैं कि जीरंड है या नहीं है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं और क्लैरिटी आएगी आपको। मैंने कहा एग्जाम का ही पूछा हुआ सवाल है ये भी, किलिंग speechless animals in the name of sacrifice have been a practice that must be dealt with। चलिए, killing speechless animals in the name of sacrifice have been a practice that must be dealt with। अब आप जानते हैं यहां पर have been जो है आपका verb है, have been a practice कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जिससे हमें डील करना चाहिए? हमें डील स्पीचलेस एनिमल से करना चाहिए या उनको मारे जाने वाला, उनको जो मारने वाला काम है उससे डील करना चाहिए? हमें एनिमल से थोड़ी ना डील करना चाहिए, हमें उनके मारे जाने से डील करना चाहिए। या जो प्रैक्टिस है वो एनिमल्स प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस है उनको मारे जाना, तो उनको मारे जाने की जो प्रैक्टिस है वो बंद करनी चाहिए। यानी यहां पर किलिंग जो है वो आपका सब्जेक्ट है, किलिंग आपका सब्जेक्ट है, तो यहां पर हैज बिन अ प्रैक्टिस जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए, हैज बिन अ प्रैक्टिस जो है आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो इस तरीके के जीरंड बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने के लिए मिलेंगे। झट से आप समझिए और आंसर कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। क्लियर है तो एक बार CL जो है वो टाइप करके दीजिए अगर ये क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर ये क्लियर है तो हम नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। दूसरा हिस्सा जो हमें पढ़ना है और समझना है वो है हमारा इंफिनिटिव। इंफिनिटिव क्या होता है? टू लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, ये आपका क्या हो गया? ये आपका इंफिनिटिव हो गया। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया टू प्ले, तो टू प्ले क्या है? इंफिनिटिव है। अब आपने सुना नहीं होगा लेकिन आपको पता होना चाहिए, जैसे हमारे टेंसेस अलग अलग होते हैं वैसे ही हमारी इंफिनिटिव्स की भी अलग अलग फॉर्म होती हैं। जैसे टू प्लस प्ले के जो फर्स्ट फॉर्म है टू के बाद, इसको हम कहते हैं सिंपल इंफिनिटिव। इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल इंफिनिटिव। इस इंफिनिटिव को ऐसे भी लिखा जा सकता है, टू लगाइए, बी लगाइए और ING लगाइए, टू बी प्लेइंग। इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव। इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, टू लगाइए, हैव लगाइए और थर्ड की फॉर्म लगा दीजिए, टू हैव प्लेड। इसको हम कहते हैं परफेक्ट इंफिनिटिव।
आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए ये तीनों इन्फिनेटिव जो है वो समझने हैं। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंपल इन्फिनेटिव, टू बी आई एन जी क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव, और टू हैव और थर्ड फॉर्म क्या हो गया, परफेक्ट इन्फिनेटिव हो गया। तो ये तीनों चीजें जो हैं आप अच्छे से समझेंगे और इसको रखेंगे ध्यान से, तब आपका जो है वो लॉजिक बनेगा। आई होप सभी को ये क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर है एक बार मुझे CL टाइप करके दीजिए यहां तक, अगर सबको क्लियर है कि तीन तरीके के इन्फिनेटिव होते हैं। चलिए अब देखो आपको क्या समझना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, अक्सर हमने किताबों में या क्वेश्चंस में जो भी इन्फिनेटिव पढ़ा है वो यही पढ़ा है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब हम इसको समझते हैं कि आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं। जैसे मैंने कहा आई वॉन्ट टू स्लीप, मैंने कहा दे कॉल्ड टू इनवाइट अस, तीसरा दे डिसाइडेड टू गो टू जयपुर। ठीक है, अब आप देखोगे इन तीनों सेंटेंसेस में मैंने इन्फिनेटिव लगा रखे हैं और सिंपल लगा रखे हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है। अभी आपको क्या समझना है, अभी आपको यह समझना है कि जब आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो और जब यहां पर भी आप देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर भी ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया कि इन्फिनेटिव जो होते हैं वो मेन वर्ब तो होते नहीं है, तो इसका मतलब है मेन वर्ब भी लिखा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यहां पर वांट आपका मेन वर्ब है, यहां पर कॉल्ड आपका मेन वर्ब है, यहां पर डिसाइडेड आपका मेन वर्ब है। ये जो ग्रीन से मार्क्ड है ये आपके मेन वर्ब है, और जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये क्या है, आपके इन्फिनेटिव्स हैं। जब भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है तो हम जिस फॉर्मूले पर काम करते हैं वो है 1-2 फॉर्मूला। 1-2 का मतलब है कि जब जब ऐसा होगा कि मेन वर्ब लिखा जाएगा और मेन वर्ब के बाद इन्फिनेटिव लिखा जाएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो होगा क्या कि जो मेन वर्ब वाला काम है वो पहले प्लान किया गया होगा या पहले होगा, और जो इन्फिनेटिव वाला काम है वो बाद में होगा। जैसे आप देखेंगे आई वॉन्ट टू स्लीप, तो यहां पर वॉन्ट का मतलब है चाहना। ऑब्वियसली बात है, पहले मैं चाहूंगा उसके बाद सोऊंगा, तो पहले मेन वर्ब का काम हुआ फिर इन्फिनेटिव का काम हुआ। दे कॉल्ड टू इनवाइट, तो ऑब्वियसली बात है पहले उन्होंने कॉल किया होगा फिर ही वो इनवाइट करेंगे, 1-2 हो गया। दे डिसाइडेड टू गो टू जयपुर, तो ऑब्वियसली बात है पहले उन्होंने निर्णय लिया होगा उसके बाद वो जयपुर जाएंगे या गए होंगे। तो जब भी हम ऐसे स्ट्रक्चर लिखते हैं तो जो फिलॉसफी चलती है वो चलती है 1-2 की। मेन वर्ब वाला काम 1 में और इन्फिनेटिव वाला काम 2 नंबर पर। अब यहीं से आपके एग्जामिनेशन में सवाल आना शुरू हो जाता है। सवाल क्या है, सवाल आएगा ऐसे, जैसे मैंने कहा दे रिग्रेट टू मेक द मिस्टेक, दे रिग्रेटेड टू मेक द मिस्टेक, दे रिग्रेटेड टू मेक द मिस्टेक। अब जब आप इस सेंटेंस को पढ़ रहे हो, बिना दिमाग लगाए बिना लॉजिक लगाए पढ़ रहे हो, तो आपको यह बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसके मीनिंग में जाओगे आपको गड़बड़ दिखने लगेगी। क्या गड़बड़ दिखने लगेगी, जैसे आप कहते हो दे रिग्रेटेड, रिग्रेटेड का मतलब क्या होता है, पश्चाताप करना। रिग्रेट, मैं किसी कोई गलती कर दी उसका रिग्रेट कर रहा हूं। अब गलती किस लिए करी, क्योंकि इसने एक गलती, रिग्रेट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसने एक गलती कर दी थी। तो अगर आप देखोगे ऑब्वियस सी बात है पहले इसने गलती की होगी उसके बाद ही तो रिग्रेट करेगा, पहले ही थोड़ी ना पछतावा कर लेगा। पछतावा करने के लिए पहले गलती करना जरूरी है। तो जब आप देख रहे हो यहां पर जो फिलॉसफी है ना वो 1-2 वाली नहीं है, यहां पर जो फिलॉसफी है वो 2-1 वाली है। जब 2-1 वाली फिलॉसफी आए जहां पर आपका मेन वर्ब का काम दूसरे नंबर पर हो रहा हो और आपका जो इन्फिनेटिव का काम है वो पहले नंबर पर हो रहा हो, तो याद रखना कभी भी इन्फिनेटिव को सिंपल फॉर्म में मत लिखना। सिंपल मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मत लिखना। आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है आप इसको परफेक्ट में लिखिए, लिखिए दे रिग्रेटेड टू हैव
मेड द मिस्टेक। क्या लिखिए? दे रिग्रेटेड टू हैव मेड द मिस्टेक। नहीं तो आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इस रिग्रेटेड के बाद डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म लगाइए और लिखिए दे रिग्रेटेड मेकिंग द मिस्टेक। दे रिग्रेटेड मेकिंग द मिस्टेक। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, इनमें से कोई भी लिख दोगे आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अभी आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर एग्जामिनेशन में हो सकता है हमारा दिमाग इतना काम ना करे, हम इतना डीपली ना सोच पाए, तो फिर हम क्या करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में याद रखिए, आप अपने दिमाग में एक बात को फिट कर लीजिए कि 99% ऑफ द वर्ब्स जो होते हैं उनमें हमेशा क्या होता है? जो इन्फिनेटिव है वो सिंपल ही लिखा जाता है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म में ही लिखा जाता है 99% ऑफ द वर्ब्स में। सिर्फ 1% ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें कुछ अलग होता है। जो ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें कुछ अलग होता है वो मैं अभी आपको सारे बता दूंगा। तो आप क्या करेंगे? अपने दिमाग में रखेंगे कि अगर वो वर्ब आ गया तो जो है वो हम क्या कर देंगे? गड़बड़ कर देंगे। क्लियर है? तो हमें उसका ध्यान रखना है। अब जैसे यहां पर एक वर्ड था, अब देखो मैं एक कंफ्यूजन आपका दूर करता हूं, दो सेंटेंसेस को लगाता हूं पैरेलली, आपको डिफरेंस पता चलेगा। मैंने कहा दे रेफ्यूज्ड टू स्टील, दे रेफ्यूज्ड टू रॉब द बैंक। ठीक है? दे डिनाइड टू रॉब द बैंक। ठीक है? अब आप देखोगे, आप देखो दो सेंटेंसेस यहां पर लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है दे रेफ्यूज टू रॉब द बैंक, दूसरा सेंटेंस है दे डिनाइड टू रॉब द बैंक। अब इसके लिए पहले हमें रेफ्यूज शब्द को समझना पड़ेगा। रेफ्यूज का मतलब होता है स्ट्रेट अवे टू से नो। आपसे कोई किसी कार्य के लिए कह रहा है और आप कह देते हैं कि भैया मैं तो नहीं करूंगा। तो यहां पर क्या हुआ कि इनको बाद में बैंक लूटना था, रॉब कब करना था? बाद में, लेकिन पहले ही मना कर दिया उसने कि भैया मैं तो नहीं करूंगा। तो मना कर दिया, अगर मना नहीं करता तो बाद में बैंक लुट जाता। तो यानी यहां पर आप देख रहे हो स्ट्रक्चर जो है वो 1-2 वाला ही है। पहले रेफ्यूज हो गया, रेफ्यूज नहीं होता तो बाद में लूट लेता ये। तो 1 और 2 का स्ट्रक्चर है, और 1 और 2 का स्ट्रक्चर होता है तो हम 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहां पर आप देखेंगे वर्ड है डिनाई। जो डिनाई वर्ड होता है इसका मतलब होता है किसी काम को नकार देना। अब नकार देना का मतलब क्या होता है? नकारते हम तब हैं जब हमारे ऊपर कोई एलिगेशन लगा रहा होता है और कह रहा होता है क्या ये काम तुमने किया, और तुम कह रहे होते हो नहीं नहीं ये काम मैंने नहीं किया। तो नकारते जब हम किसी काम को हैं तो वो काम हो चुका होता है पहले। मान लो किसी बैंक में किसी के घर में चोरी हो गई, चोर से पूछा जा रहा है कि तुमने चोरी की, वो कह रहा है नहीं। वो कह रहा है नहीं तो वो क्या कर रहा है? नकार रहा है, यानी डिनाई कर रहा है। अब चोर का साथी कह रहा है कि चलो यार चोरी करने चलते हैं, चोर कह रहा है नहीं। इसका मतलब वो क्या कर रहा है? रेफ्यूज कर रहा है। रेफ्यूज हमेशा काम होने से पहले करते हैं और डिनाई हमेशा काम होने के बाद करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे दे डिनाइड टू रॉब द बैंक। रॉब द बैंक, डिनाइड मतलब क्या? वो नकार रहे हैं कि उन्होंने बैंक को नहीं लूटा, यानी बैंक पहले लुट गया होगा। अगर बैंक पहले लुट गया होगा तो ये काम पहले हुआ होगा, ये पहले हुआ होगा तो बाद में हुआ होगा। तो यहां पर भी आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे टू हैव रॉब्ड। क्या लिखेंगे? दे डिनाइड टू हैव रॉब्ड द बैंक, या फिर आप लिखेंगे दे डिनाइड रॉबिंग द बैंक। दे डिनाइड रॉबिंग द बैंक। आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए, दोनों ही क्या है? ये सही है। तो पहला वर्ड जो मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूं वो है रिग्रेट, और जो दूसरा वर्ड आपके दिमाग में डालना चाहता हूं वो है डिनाई। आई होप सभी क्लियर कर पाए होंगे, समझ में आ गया होगा। एक बार सीएल टाइप करो, जरा आगे बढ़ता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं ताकि कोई मन में कंफ्यूजन ना रहे आपके। इसी तरह से एक क्वेश्चन को देखेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा। द कोच claimed to win the match. And the coach
proclaimed to win the match. अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, द कोच क्लेम्ड टू विन द मैच, द कोच प्रोक्लेम्ड टू विन द मैच। क्लेम्ड और प्रोक्लेम्ड का मतलब दोनों का सिंपल सा सेम सा ही होता है, घोषणा करना होता है, ठीक है। कोच ने क्लेम किया कि हमने मैच जीत लिया, कोच ने घोषणा की कि हमने मैच जीत लिया, मतलब दोनों का सेम है। ऑब्वियस सी बात है, घोषणा पहले की जाएगी या बाद में की जाएगी? कल वर्ल्ड कप का फाइनल है, कोच के आज ही घोषणा कर देगा कि हमने मैच जीत लिया? नहीं करेगा ना, पहले होगा जीत, पहले होगी जीत, बाद में किया जाएगा क्लेम। तो इसका मतलब है यहां पर भी 1 और 2 वाली सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम दोनों सेंटेंसेस में क्या लिखेंगे? टू हैव वन, दे क्लेम्ड टू हैव वन द मैच, दे प्रोक्लेम टू हैव वन द मैच, या फिर विनिंग लिखेंगे, जो है हमारा काम बन जाएगा। हमें क्या सीख लेनी है? हमें यह समझना है कि हमारे एग्जामिनेशन में 3 वर्ड्स हमें दिखाई देंगे। पहला वर्ड है रिग्रेट, दूसरा वर्ड है डिनाय, और तीसरा वर्ड है क्लेम और प्रोक्लेम। तो हमें याद रखना है कि जब ये दिखाई दें तो इनके बाद इन्फिनेटिव का यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी 2+ वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल ना करें। इन तीनों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि सारे रट्टे मारने हैं, ये तीनों देखने हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो लॉजिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो, समझो जरा, ठीक है। ये इतना इतना ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसके पार जाएगा ही नहीं एग्जाम। अब आगे देखिए और समझिए, यहां पर मैंने कहा he seems to cry, he appears to play, she looks to sing, ठीक है। अब जब आप इन तीनों सेंटेंसेस को देखोगे, सीम है, अपीयर है, लुक है, देखो पहले सेंटेंस का मतलब समझो। तीनों का मतलब होता है दिखना, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो रो रही है, ठीक है, वो रो रही है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो रो रही है, या उसको देखकर ऐसा लग रहा है वो रो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक काम है लगना, दिखना या लगना, और एक काम है रोना, है ना। उसी तरह से उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो खेल रहा है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो गा रही है। तो अब चाहे दिखना रोना हो, दिखना खेलना हो, या फिर दिखना गाना हो, आप मुझे बताइए क्या ऐसा हुआ होगा कि पहले दिखा होगा फिर उसके आधे घंटे बाद रोया होगा, या पहले रोया होगा 1 घंटे बाद दिखा होगा? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। हमें पता है जैसे ही उसने देखा है वैसे ही देखते हुए वो रो ही रहा था, यानी दोनों काम कब हो रहे थे? सेम टाइम पर हो रहे थे। दिखना भी उसी वक्त था, रोना भी उसी वक्त था। इसमें पहले दूसरे का कोई सिस्टम नहीं है। जब पहले दूसरे का सिस्टम नहीं है तो आप याद रखिए, ये वाली फॉर्म्स तो आ ही नहीं सकती, ये वाली फॉर्म जो हमने सीखी है ये भी नहीं आ सकती। उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारा इन्फिनेटिव है उसका जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है उसको लिखते हैं, लिखेंगे ही सीम्स टू बी क्राइंग, he seems to be crying, he appears to be playing, he appears to be playing, she looks to be singing। ऐसे जो है हम इसको लिखेंगे और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म में आया, अगर ये वाला सवाल आया, तो आपके पास इन तीनों शब्दों के अलावा कोई और शब्द नहीं आएगा। इसीलिए याद रखना कि सीम, अपीयर और लुक, इसके बाद कभी भी क्या मत लगाना? 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मत लगाना, हमेशा आएंगे। क्लियर है? क्लियर है तो एक बार सीएल टाइप करो।
चलिए, अगर ये आपको क्लियर है तो हमें क्या समझना है, ठीक है, ये वाला पार्ट पूछा जाएगा, ये वाला पूछा जाएगा, ये वाला। अब देखो, ध्यान से सुनना और समझना। आपको याद है जब हम सुपरमॉक्स करते हैं, ठीक है, तो आपको याद है सुपरमॉक्स में कुछ क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे आते हैं जहां पर टू के बाद आपको पता होता है कि टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म लगनी है, लेकिन मैं वहां पर आईएनजी लगा देता हूं या कहता हूं कि इसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगा। अब देखो कैसे समझना इस बात को, बहुत गहरी बात है लेकिन आप समझ जाओगे। देखो, पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि अगर कहीं दे डिसाइडेड टू क्विट, ठीक है, यहां पर क्या लिखा है, दे डिसाइडेड टू क्विट। अब ये आप सब जानते हो कि ये जो टू क्विट लिखा है ये इंफिनिटिव है। अब बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं कि ये जो इंफिनिटिव में टू लगा हुआ है ये एक प्रपोजिशन है, जबकि सच्चाई ये है कि ये प्रपोजिशन नहीं है। इसको ग्रामर की भाषा में हम कहते हैं पार्टिकल। क्या कहते हैं, पार्टिकल। ये इंफिनिटिव बनाने का काम करता है, इसका प्रपोजिशन से कोई लेना देना नहीं, इस टू का प्रपोजिशन से कोई लेना देना नहीं है। इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूं। कैसे, जैसे सपोज करो मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई वेंट टू दिल्ली, और लिखूं ही गेव द लेटर टू राम। तो जब आप इस सेंटेंस को, इन दोनों सेंटेंसेस को देखेंगे बेटा, तो आपको एक बात पता चलेगी कि टू जो वर्ड होता है ना, जब टू प्रपोजिशन होता है, इन दोनों सेंटेंसेस में टू प्रपोजिशन है। टू जब प्रपोजिशन होता है ना तो उसके दो काम होते हैं। पहला काम होता है कि वो आपको मंजिल के बारे में बताता है, ये आपको इसी बैच में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, डेस्टिनेशन के बारे में बताता है। दूसरा काम होता है कि वो आपको रिसीवर के बारे में बताता है। जैसे आई वेंट टू दिल्ली, दिल्ली मेरी मंजिल थी। ही गेव द लेटर टू राम, राम इस लेटर का रिसीवर था। अब आप जब यहां पर इस टू को देखेंगे तो आपको यह बात क्लियरली पता चल जाएगी। आवाज नहीं आ रही है? अभी ठीक है? अभी ठीक है तो एक बार वाई दे दीजिए अगर अभी आवाज क्लियर है तो। अगर अभी आवाज क्लियर है तो एक बार वाई दे दीजिए प्लीज। चलिए मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो, होता क्या है कि जब हम इन्फिनिटिव लिखते हैं तो बहुत सारे बच्चों को यह डाउट रहता है कि ये जो टू है ये प्रपोजिशन होगा, जबकि ये टू प्रपोजिशन नहीं होता। ये जो टू है इसको ग्रामर की भाषा में पार्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्टिकल कहा जाता है। कैसे हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि जो टू लिखा हुआ है ना ये प्रपोजिशन नहीं है? कैसे? क्योंकि टू जब प्रपोजिशन होता है तो इसके दो काम होते हैं। पहला काम होता है कि ये डेस्टिनेशन बताता है। आई वेंट टू दिल्ली, तो दिल्ली क्या है? डेस्टिनेशन है। ही गेव द लेटर टू राम, दूसरा काम क्या है? रिसीवर बताता है। इसने राम को लेटर दिया, तो राम कौन है? रिसीवर है। तो हमें यह समझना चाहिए कि ऐसे केस में टू जब भी प्रपोजिशन का काम करता है तो इसके दो काम होते हैं, एक तो डेस्टिनेशन बताना और एक रिसीवर। आप यहां पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना तो ये डेस्टिनेशन बता रहा है ना ही ये रिसीवर है, तो ऑब्वियसली बात है प्रपोजिशन भी नहीं है, ये पार्टिकल है। ठीक है, अब देखो जरा समझना इस बात को। मैंने कहा, एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा कुछ एक्सेप्शंस आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। दे आर accustomed टू, सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। दे आर accustomed टू। दूसरा कमिटेड टू। तीसरा एवर्स टू। चौथा डेडिकेटेड टू।
पांचवा लुकिंग फॉरवर्ड टू। ये आपके एग्जामिनेशन में बार बार आने वाले फ्रेजेस हैं। अक्सर क्या होता है कि हम देख लेते हैं कि टू लगा है और गेस कर लेते हैं कि इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन सब के बाद जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमें लगानी है। दे आर एक्स्टम्ड टू वर्किंग हार्ड, दे आर कमिटेड टू वर्किंग हार्ड, दे आर एवर्स टू वर्किंग हार्ड, दे आर डेडिकेटेड टू वर्किंग हार्ड, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग हार्ड। तो ये जो है हमारे इस तरीके से जो है हमारा काम करता है, ठीक है। ये जो है हमारा तरीका है इनके साथ लगाने का। तो एग्जामिनेशन में आपको ये एक्सेप्शन जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे, आप इनको पकड़िएगा और समझिएगा। आपके एग्जामिनेशन में जितना भी नॉन फाइनाइट पूछा जा सकता है वो यही है। मैंने सीधा टू द पॉइंट बताया है, क्योंकि मेरा मानना है, देखो जो चीज़ हमारे काम की नहीं है, हमें कोई यहाँ शेक्सपियर तो बनना नहीं है, हमने किताबें तो लिखनी नहीं है। मैं आपको ऐसी नॉलेज दूं जिस वजह से आपका ऑलरेडी कोई कॉन्सेप्ट पका हुआ है, आप अच्छे से सीखे हुए हैं, उसमें कंफ्यूजन पैदा हो जाए तो इससे बढ़िया है कि अगर वो चीज़ हमारे सिलेबस में नहीं आती है तो हम उसको साइड में रखें, हम फिर वही चीज़ पढ़ें जो हमें दिमाग से एकदम क्रिस्टल क्लियर रखें कि एग्जाम में आएगा तो हम क्या करेंगे। एग्जाम में ये आएगा तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया। एग्जाम में ये आएगा तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया। एग्जाम में ऐसा होगा तब आप क्या करेंगे, ये भी मैंने आपको बताया। ये लॉजिक क्या है इसके पीछे, ये भी मैंने आपको बताया। तो आपने इन्हीं चीजों पर जो है वो फोकस करना है और इसी के आधार पर अपना जो है एग्जामिनेशन देना है। अननेसेसरीली वो चीजें आपने नहीं करनी है जो आपके काम की नहीं है। अब अगर ये क्लियर है आपको, तो यहां पर मैंने जो है कुछ बेसिक से सेंटेंसेस लिखे हैं। हालांकि ये आपके ही सॉल्व करने के लिए आप ही सॉल्व करेंगे, बाद में इनके आंसर कीज भी हैं वो आप देख सकते हैं, लेकिन ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए हैं और ये ज्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने निकाले हैं सॉल्व करवाने के लिए। कल हम जो है पूरा का पूरा मॉक ही लगाएंगे और उस मॉक में मैं लगभग 3 से 4 सवाल यहां से ऐड करूंगा। जो ये टॉपिक हमने पढ़ा है इसके ऐड करूंगा ताकि एग्जाम की नजर से हमारी जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। आप लोगों को एक चीज और बता दूं, अगर आप 11 वाला यूट्यूब सेशन नहीं लगा रहे हो तो उसको बेटा जरूर लगाना, क्योंकि वहां पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि एकदम पक्का वाला जो है ना हाई लेवल वो भी कवर करवाऊं आपको, ताकि पेपर का अगर लेवल उठकर भी आए ना तो आपको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। ऑब्वियसली बात है, उठकर आएगा तो कट ऑफ कम जाएगा, लोग कम सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन जो भी रिजल्ट हो उसके लिए आप तैयार हो, पहले से ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर सब कुछ एकदम साफ साफ है, पूरा टॉपिक क्लियर है, तो मुझे बताओ, एक बार फाइनल यस टाइप कर दो सारे के सारे। पढ़ते रहिएगा, मेहनत जरूर करिएगा। हाँ, इनके साथ आईएनजी आता है, इनके साथ आईएनजी आता है बेटा। हाँ, एक वर्ड और है प्रोन टू, लिख लेना उसको, वो भी आता है। प्रोन टू और इंक्लाइंड टू, प्रोन टू और इंक्लाइंड टू, ये भी लिख लेना। चलिए, उम्मीद करता हूं आप सेल्फ मॉक लगा रहे होंगे डेली, ठीक है। चलिए रैप करते हैं क्लास को, मिलेंगे आपसे।